हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों का फाइनल ऑडिट का पेपर ठीक गया होगा, इतना कि आप पास हो सको आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। स्टूडेंट्स के मन में एक जिज्ञासा होती है एग्ज़ाम के बाद कि सर एमसीक्यू के आंसर्स डिस्कस कर दो, तो मैं मोस्ट परफेक्ट एमसीक्यू के आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने हर आंसर में, ये आप देख सकते हो, 21 पेजेस का पूरा एमसीक्यू का पेपर है। 21 पेजेस, जस्ट इमेजिन ओनली एमसीक्यू पेपर। तो मैं हर एक आंसर डिस्कस करूंगा और बगल में आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर का रेफरेंस दूंगा, जहां आप लाइन बाय लाइन मैच करा सकते हो। तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है, भरोसा है, तो ये आंसर्स पूरा का पूरा तुम रिलाई कर सकते हो। दीज आर एकदम परफेक्ट आंसर्स, बिकॉज मैं कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करता, मैं बहुत सोच समझ के रिसर्च करके आंसर्स देता हूँ। दूसरी बात है, कुछ स्टूडेंट्स का मतलब पेपर अच्छा नहीं गया होगा। मेरा तुमसे एक सजेशन है, अगर पेपर अच्छा नहीं गया है तब फिर आप अपने अगले पेपर पर फोकस करो। प्लीज़ डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 15 एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें कुछ हार्ड है, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ ईजी लेवल के हैं। तो मेरा जो डिस्कशन उसमें मैं बताता रहूँगा हार्ड, मीडियम, ईजी। मैं आंसर डिस्कस करूँगा, मैं आईसीआई की किताब का पेज नंबर भी दूंगा एज अ प्रूफ टू यू। सो दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर का जो नंबरिंग होगा वो डिफरेंट होगा। मेरे पास जो पेपर स्टूडेंट ने भेजा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 1, ये 4 पेज का था। इसमें 2 पेज तो परफॉर्मेंस ऑडिट है और 2 पेज बैंक ऑडिट है। क्वेश्चन भी वैसे ही 4 एमसीक्यू है, 2 परफॉर्मेंस ऑडिट के, 2 एमसीक्यू बैंक ऑडिट के। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑडिट के जो स्टेप्स होते हैं ना, ये स्टेप्स मिस अरेंज्ड है, हम लोग को उसके सही स्टेप्स बताने हैं। सही स्टेप्स आपको मिलेंगे आईसीआई के बुक में पेज नंबर 15.21 एंड दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस जो मैंने लिखा है। तो ऑप्शन में ये करेक्ट सीक्वेंस है अपना, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब तुम्हारे में हो सकता है डी का बीसीए हो, पर करेक्ट सीक्वेंस ये है 1 2 5 3 4 8 7 6 9। ठीक है, ये रहा वो क्वेश्चन, एक बार दिखा देता हूँ मैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो इस पेपर में ABCD ऐसे, तुम्हारे में उससे ABCD ऊपर हो, तो DABC में मत जाओ, आंसर पे जाओ। आंसर है 1 2 5 3 4 8 7 6 9, ये करेक्ट सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन को मैं मीडियम रेटिंग दूंगा, इजी से मीडियम रेटिंग में। ये हार्ड में नहीं जाएगा, बिकॉज ये बहुत अच्छे से बताया हुआ पढ़ाया हुआ स्टेप है कि 9 स्टेप से इसको याद करने का ये तरीका है। ये पूरा बताया था, स्टेप्स क्लास में याद कराया था, तो इसको मैं ईजी से मीडियम रेटिंग दूंगा। ओके, नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर एक और क्वेश्चन है। अलग अलग टीम मेंबर्स है PQRS, जिन्होंने अलग अलग परफॉर्मेंस ऑडिट के स्टेप्स सुझाए हैं, जिसमें से मिस्टर क्यू ने जो स्टेप सुझाया है ना, उसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। और ये इतना ह्यूज डेटा होता है कि सैम्पलिंग करनी पड़ती है, पूरा आप नहीं कर सकते। पेज नंबर 15.24। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि बताइए कौन से टीम मेंबर का बताया हुआ स्टेप ऐसा है जिसमें इतना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है कि आपको सैम्पलिंग करना ही पड़ेगा। दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मिस्टर क्यू। आईसीआई किताब का पेज नंबर है, आप एकदम लाइन बाय लाइन मैच करा सकते हो। तो आंसर होगा मिस्टर क्यू। ठीक है, अब बैंक ऑडिट के कैलकुलेशंस का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। मैं बैंक ऑडिट डिस्कस करूंगा। मिस्टर वाई जो है ना, इनको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक हुआ होगा। वहाँ पे 5 प्रोसीजर दिए हैं, जिसमें से 2 ही केवल सब्सटैंटिव ऑडिट के हैं, बाकी इंटरनल कंट्रोल के हैं या रिकवरेबिलिटी के हैं। ठीक है, तो पेज नंबर आईसीआई का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 मेरी किताब में सही है, मैं दिखा देता हूँ कौन से। तो मिस्टर वाई सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इंदौर का। इन्होंने बताया ये 5 ऑडिट के स्टेप्स है सर, इसमें से 2 इंटरनल कंट्रोल के हैं, 2 रिकवरेबिलिटी के हैं और 2 ही सब्सटैंटिव ऑडिट के हैं सिर्फ। ठीक है, पेज नंबर आईसीआई का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर करेक्ट। वही होगा सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर सजेस्टेड बाय मिस्टर वाई। ये आंसर है 2 एंड 4। ठीक है, ये कई जनों का मिस्टेक हुआ होगा, हार्ड भी है, क्योंकि सब तो सही लग रहा है। इतना किसी को थोड़ा याद रहता है कि ये इंटरनल कंट्रोल में जाएगा, ये सब्सटैंटिव ऑडिट में जाएगा, ये रिकवरेबिलिटी में जाएगा, उतना याद नहीं रहता। तो यहाँ पे ये हार्ड क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि स्टूडेंट को उतना याद नहीं रह सकता कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट सर हमारे सामने ये देखो ना आप, मिस्टर एक्स ने इंटरनल कंट्रोल के लिए सुझाव दिए थे, मिस्टर जेड ने रिकवरेबिलिटी के लिए। तो एक 5 नंबर स्टेप रिकवरेबिलिटी का है, 1 और 3 इंटरनल कंट्रोल का है, तो 2 एंड 4 ही करेक्ट आंसर जो सब्सटैंटिव ऑडिट का है। ये तुम उस पेज में जाओगे आईसी को, तुमको मिल जाएगा। ड्राइंग पावर कैलकुलेशन ये भी बता देता हूँ। डैमेज स्टॉक आपको 900 में से माइनस करना है। क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक का मतलब होता है अनपेड स्टॉक, वो भी माइनस करना है, तो स्टॉक आएगा 700 का। अब 700 में से आप 25% मार्जिन लेस करोगे, तो स्टॉक में 60 और 140 हटाओ, फिर 25% मार्जिन हटाओ, 525 आएगा।
डेटर्स में सर 90 दिन ओवरड्यू से ज़्यादा जो डेटर्स होते हैं उनको बैंक डीपी के कैलकुलेशन में नहीं लेता है। तो 100 डेटर्स जो है ना 100 lakhs वो हटेगा, तो 800 माइनस 100 700, 700 पे माइनस 40% मार्जिन 420, तो आंसर आएगा 945 lakhs ड्राइंग पावर कैलकुलेशन। इसको भी मैं हार्ड रेटिंग दूंगा, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा हटके था। ओके 945 lakhs इंस्टीट्यूट किताब में वो रहा कैलकुलेशन का, ये रहा 945 lakhs। इसमें एक इशू है, डेटर्स में मोर देन 90 डेज वाले को हटाया जाता है, ये बात आईसीए किताब में भी लिखी हुई नहीं है, तो स्टूडेंट से ये मिस आउट हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको हार्ड रेटिंग दिया है। आंसर विल बी 945 lakhs, ठीक है। तो ये तो सर पहला वाला केस 4 क्वेश्चंस के। नेक्स्ट है मेरे में इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2, ये वाला सबसे ईजी था, इसके 4 क्वेश्चंस थे, चारों स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे थे, चारों इजी थे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको मतलब पूरी थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत, कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में जाकर डिस्कस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये नेगेटिव कन्फर्मेशन के ऊपर था, ऐसे 505, आंसर पेज 5.37 5.38 में मिल जाएगा आपको। आप पढ़ोगे ना, नेगेटिव कन्फर्मेशन को लेकर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको साफ दिखेगा कि ए, बी और डी गलत है, केवल सी सही है। सी आंसर क्या है? नॉन रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि मिस स्टेटमेंट, बिकॉज नेगेटिव कन्फर्मेशन का तो मतलब ही होता है कि सामने वाला पार्टी, कन्फर्मिंग पार्टी, मुझे रिस्पॉन्स तभी देगा जब डिसएग्रीमेंट है, तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो नॉन ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव कन्फर्मेशन का अगर जवाब नहीं आएगा तो वो नॉर्मल है, उसका मतलब कि हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, तो दिस इज द रॉन्ग वन, यही हम लोग को आंसर लेना है, ठीक है। ये मतलब ट्रू है लिखा हुआ है, इट डज नॉट मीन नॉन रेस्पॉन्स इन अ नेगेटिव कन्फर्मेशन डज नॉट मीन दैट देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, इसका मतलब है कि हाँ सब मैच कर रहा है, एग्री कर रहा है। तो ये इजी था। 6 नंबर सवाल, ये ऐसे 620 में था, आईटी एक्सपर्ट का, इसका आंसर भी इंस्टीट्यूट किताब में वहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे ऑडिट बढ़ेगा, ओनली ए फॉर्मल रिटन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ओरल रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये गलत है। बोथ रिटन, फॉर्मल रिटन एंड ओरल रिपोर्ट एज द ऑडिट, एज द वर्क प्रोग्रेसेस इज रिक्वायर्ड। तो यही हम लोग के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन, हमको बोला भी था चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन में दिस वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये इजी माना जाएगा, यहाँ स्टूडेंट लैंग्वेज से इजीली गेस कर सकता है, ठीक है। ऑडिटर जब एक्सपर्ट को रखता है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है ना, तो वो सबको लेके बातें बताई हुई है। फिर ये 5.8 पर मिलेगा, ये ऐसे 510 का क्वेश्चन है, ये तो महा इजी है, ये इंटर के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर पिछले साल के ऑडिटर ने ऑलरेडी एक मॉडिफिकेशन दे रखा है अपनी रिपोर्ट में, तो हम लोग को देखना है कि वो मॉडिफिकेशन का करंट ईयर से भी कोई कनेक्शन है क्या, इंपैक्ट है क्या। तो इसमें आंसर ए नहीं होगा, ए तो लल्लू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि वो जो पिछले बार जो मॉडिफाइड ओपिनियन था वो इस बार भी अफेक्ट कर रहा है क्या, मुझे चेक करना चाहिए। तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है, इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ द मैटर, ठीक है, ये भी वहाँ ईजी है। 8 नंबर भी इजी है सर, ये सैम्पलिंग के ऊपर है, 5.10 पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये तुम पढ़ोगे तुमको पता चलेगा गलत है। जैसे पहले वाले में बोला है कि अगर ऑडिटर किसी आइटम पे प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा तो उसको रिप्लेसमेंट आइटम करना चाहिए, इन्होंने बोला नहीं करना चाहिए, तो गलत है। सेकंड वाले में बोला है एनॉमली मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, नहीं, एनॉमली इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, गलत है। रिलाई सोलली ऑन द सैंपल तो सबको मालूम है, गलत है। आंसर ये सही है, ठीक है, ये वाला सही आंसर है। ओके मैं पूरे पेज नंबर के साथ रेफरेंस दे रहा हूं। तो देखो 2 क्वेश्चन हार्ड थे, 2 मीडियम थे, 4 इजी हैं। अब देखते हैं आगे। 9 नंबर एक सोलो क्वेश्चन है, ये भी इजी है सर, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एकदम आपको क्लियर बता देता हूँ, यूरेनस को तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, इसका भी पेज नंबर रेफरेंस दिया हुआ है। यूरेनस को तो कंसोलिडेटेड से एग्जाम्पशन है बिकॉज वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अनलिस्टेड है, माइनॉरिटी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और उसका जो पेरेंट लिस्टेड वो कंसोलिडेट बना ही रहा है। सेकंड वाला प्लूटो को भी सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, ये रहा पेज नंबर रेफरेंस। प्लूटो अपने सब्सिडीज को फेयर वैल्यू में मेजर करता है, सो इन डेज में एग्जाम्पशन है, इसको भी सीएफएस नहीं बनाना है, काटो। 3 नंबर सैटर्न प्लूटो को कंसोलिडेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा, आंसर है डी, सैटर्न मस्ट कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज इंक्लूडिंग यूरेनस, प्लूटो एंड दिस सब्सिडीज। ये है पेज 13.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये टेम्पररी ऑफिस को लेके प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, ये भी महा इजी है। इसमें ना 5 स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताने कौन से करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जब विंटर के टाइम पे ना दोनों ऑफिस को आप खुला रख सकते हो और दोनों में करस्पॉन्डेंस रिसीव कर सकते हो, ये गलत लिखा है कि विंटर में शिमला को बंद रहेगा, वहाँ करस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगा, गलत है, उनको भी रिसीव हो सकता है। तो बाकी सारे सही है, 1, 3, 4 एंड 5, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आईसी किताब का पेज नंबर का रेफरेंस वो रहा। 11 नंबर को मीडियम मानूंगा, ये इजी से मीडियम का है। ये रैंसमवेयर का क्वेश्चन था,
इस किताब इंसिडेंट 4 में 3 ऐसे हिंट दिए हैं जो आपको रैंसमवेयर में मिलेंगे। रैंसमवेयर में जो अटैकर होता है वो आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और उसको डिक्रिप्ट का की प्रोवाइड करने के लिए आपसे पैसे मांगता है। वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, अनपैच्ड वल्नरेबिलिटी होती है, फिशिंग मेल के थ्रू आता है सब। तो ये रैंसम 4 है, इंसिडेंट 4, यही जाएगा रैंसमवेयर में। पेज नंबर फॉर योर रेफरेंस। ये मैं ईजी से मीडियम बोलूँगा इसको, ठीक है। तो हम लोग के 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये फिर एक बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हाथी। इसमें भी कुछ कुछ जगह पढ़ना पड़ेगा, वरना पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चंस ऐसे 450 पे हैं। हमें 3 मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं। होपफुली ऐसे 450 का तीनों सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, ईजी था। डेप्रीशिएशन में कैलकुलेशन एरर तो फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, मैनेजमेंट एस्टिमेट, इन्वेंट्री में एस्टिमेट मतलब जजमेंटल मिस स्टेटमेंट, और सैम्पलिंग में प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो ये सब ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ईजी था ये। ओके, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन, इजी। एक फैक्चुअल, एक जजमेंटल और एक प्रोजेक्टेड है, वो रहा पेज के साथ। ये ऐसे 450 में जब आप मिस स्टेटमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट नहीं करना है, वेरी इजी, पेज नंबर दिया हुआ है। ये तीनों पढ़ते ही आप समझोगे हाँ ये तो डॉक्यूमेंट करना ही है, खाली यही वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यही है जो डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि जस्टिफिकेशन फॉर नॉट कम्युनिकेटिंग टू TCWG, अरे वी कम्युनिकेट टू TCWG, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट, तो यही गलत है, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। बाकी तीनों सही है, वो डॉक्यूमेंट होता है। फिर 2 क्वेश्चंस और हैं। एक क्वेश्चन है सर इस पे 570 पे गोइंग कंसर्न वाले पर, ठीक है। ये मिलेगा 619 में गोइंग कंसर्न का, कि आप गोइंग कंसर्न में क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाते हो न। इसमें 6 पॉइंट्स दिए हैं, 4 गलत है, 2 सही है। पहला बोलता जब तक मैनेजमेंट लिख के देते मैं भरोसा कर लूंगा, तो ये तो गलत है। सेकंड वाला ऊपर से पूरा पढ़ोगे सही है, लास्ट में जाके गड़बड़ कर दिया, बोला ये इमटेरियल है, तो इसलिए गलत है। थर्ड वाला सही है, इवैल्यूएट द असम्पशंस। फोर्थ वाला गलत है, पढ़ के सही लगेगा, पर फोर्थ वाले में देखो लिखा है कंसिडर वेदर द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एग्जिस्टिंग नहीं एडिशनल फैक्ट्स आर अवेलेबल आफ्टर द लास्ट मैनेजमेंट असेसमेंट, तो ये भी इनकरेक्ट है। रिव्यू मिनट्स ये सही है। 6 नंबर फिर गलत है, बोलता है मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया तो हम सीधा नॉट क्वालिफिकेशन दे देंगे, नहीं सर रिक्वेस्ट करेंगे टू मेक असेसमेंट। तो 4 ऑप्शन गलत हैं आपके, 2 सही है। गलत कौन से हैं? 1, 2, 4 और 6। 1, 2, 4 और 6 ये गलत है। पेज नंबर रेफरेंस फॉर योर रेफरेंस। ये मैं मीडियम रेटिंग दूंगा, बिकॉज ना यहाँ सिली मिस्टेक हो सकता है स्टूडेंट से, एग्जाम के माहौल में इतना लंबा पेपर था। फिर ये लास्ट वाला QRB और नाफरा का, ये तो बहुत ईजी है। जो कंपनीज रूल 3 ऑफ नाफरा में फॉल करती हैं, लिस्टिंग, बैंकिंग वगैरह, उसका QRB नहीं कर सकता, और QRB उनको छोड़ के सब कर सकता है। या फिर अगर खुद नाफरा ने QRB को रेफरेंस दिया हो अपने रूल 3 वाले कंपनियों का, तो QRB कर सकता है। क्रिप्टो में इन्होंने साफ बोल दिया कि ना ये क्रिप्टो लिमिटेड ना ये रूल 3 में फॉल करता है, ना नाफरा ने इसको मैटर दिया है, तो मतलब ये रूल 3 में भी नहीं है वगैरह, तो इसको क्रिप्टो को ये कर सकता है QRB, सही है, QRB क्रिप्टो कर सकता है। ग्लिच लिस्टेड है, उसको नाफरा कर सकता है, QRB नहीं, क्योंकि नाफरा ने QRB को दिया भी नहीं है, तो वो नहीं कर सकता है, तो QRB ग्लिच को नहीं कर सकता। दिस इज ईजी, ठीक है। QRB कैन रिव्यू द क्रिप्टो बट कैन नॉट रिव्यू द ग्लिच, ठीक है। सो ये थे सर आंसर्स, मैंने फटाफट कुछ 13-14 मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया सारा। ये एकदम परफेक्ट मैंने बनाया। एक चीज़, 2-3 बातें। फर्स्ट, अगर किसी भी आंसर में तुमको डाउट है, तुम पॉज करो, मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को जिज्ञासा है सर मैं गलत हो गया, आप ये बोल रहे हैं, दूसरे सर ये बोल रहे हैं, आप एक बार वो मैंने पेज नंबर रेफरेंस इसीलिए लिख के दिया है, मुझे इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, तुम IC के पेज नंबर में खुद जाके स्टडी मैट डाउनलोड करके PDF से वेरीफाई कर सकते हो। इसमें बहस या टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पेज नंबर रेफरेंसेस सबके दिए हैं, ठीक है, पूरा रेफरेंस के साथ एकदम परफेक्ट बनाया हूँ इसको। दूसरा, पेपर जैसा भी गया हुआ, टफ इजी जो भी, अब उसको थोड़ा कूल डाउन करो और अगले एग्जाम के रिवीजन पे फोकस करो आप लोग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।